हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली वेटने विज़डम। आपका स्वागत है अली वेटने विज़डम में। दोस्तों, हम पोल्ट्री न्यूट्रिशन के ऊपर अक्सर वीडियोस बनाते रहते हैं और उद्देश्य हमारा यही होता है कि जागरूकता आए उन चीज़ों को लेकर जिन्हें बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। इसी वजह से जो हमारे टॉपिक्स होते हैं वो थोड़े से रेयर होते हैं, जो आपको यूट्यूब पर या आसानी से इंटरनेट पर खोजने से नहीं मिलते हैं। तो इसी सिलसिले में एक वीडियो हम मतलब पेंडिंग भी थी, वो थी फ़ैट डाइजेशन को लेकर। तो फ़ैट डाइजेशन पोल्ट्री के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि फ़ैट क्या है, बेसिकली एनर्जी का सोर्स है। और एनर्जी इस टाइम सबसे ज़्यादा कॉस्टली एक इंग्रेडिएंट कहें या इसे एक कंपोनेंट कहें हम फीड का, वो काफ़ी कॉस्टली होता है। तो इसकी कॉस्टली होने की वजह से हमें एनर्जी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं फीड बनाते समय। ख़ास करके जो फीड मिलर्स होते हैं, जो कॉस्ट कटिंग करते हैं फीड बनाने को लेकर, तो उनके लिए फ़ैट का यूज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो पोल्ट्री न्यूट्रिशन में फ़ैट को किस तरीके से हम डाइजेस्ट कराते हैं और किस तरीके से इससे पूरी की पूरी जो एक एनर्जी का कंटेंट है वो किस तरीके से हम हासिल कर सकते हैं, उसको लेकर ये वीडियो बनाई गई है। रोज़ नई नई रिसर्चेज़ आती हैं, जैसा कि मैं हमेशा बताता रहता हूँ, और आप अगर सर्च भी करेंगे तो नया एक काम होता रहता है पोल्ट्री के न्यूट्रिशन में। तो न्यूट्रिशन एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। यहाँ पर फ़ैट डाइजेशन के साथ साथ हम इमल्सीफायर्स के रोल को भी देखेंगे कि इमल्सीफायर किस तरीके से काम करते हैं। अब इस पिक्चर में आपको जैसे दिख रहा है कि ये ग्लास है और ग्लास के अंदर ये ऑयल है। तो ऑयल को डाला जा रहा है पानी से भरे ग्लास के अंदर, तो ऑयल इसमें डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, ऑयल अलग रह जाता है और पानी अलग रह जाता है। तो पूरा का पूरा जो समरी है वीडियो का, वो मैं यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स में बता देता हूँ। वो ये है कि तेल पानी में डिज़ोल्व नहीं होता है, लेकिन मुर्गी की इंटेस्टाइन में जब वो तेल खाती है, या ऑयल हम लोग खाते हैं, हम भी ऑयली खाना खाते हैं या फ़ैट लेते हैं डाइट में, जो कि हमारी डाइट का पार्ट होता है। इसी तरीके से पोल्ट्री बर्ड्स में भी डाइट का पार्ट होता है फ़ैट। तो वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होता है। अगर पानी में डिज़ोल्व नहीं होगा तो वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो सारा खेल यहाँ पर यही समझने का होता है कि फ़ैट पानी में किस तरीके से घुलेगा, कुदरत ने क्या उसके लिए इंतज़ाम किए हैं ताकि वो पानी में घुल भी जाए और वहाँ से फिर उसकी बॉडी के अंदर खून में, लीवर में जाकर उसकी बॉडी को पोषण दे। तो न्यूट्रिएंट्स कई तरीके के होते हैं पोल्ट्री न्यूट्रिशन में या किसी भी तरीके के न्यूट्रिशन में। उनमें एक होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये है कि जो स्टार्च है, मतलब हमें ये मक्का, बाजरा, गेहूँ, चावल इससे मिलता है। उसके अलावा प्रोटीन होते हैं जिसके लिए जैसे सोया डीओसी है या एमबीएम है। इसी तरीके से फ़ैट होता है। तो फ़ैट लगभग हर चीज़ में प्रेजेंट रहता है, जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं। जैसे मक्का हम यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर भी थोड़ा तेल होता है, या फिर सोया डीओसी के अंदर कुछ तेल रह जाता है। मस्टर्ड हम डीओसी यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर होता है। तो कुछ ना कुछ तेल की मात्रा प्रेजेंट रहती है। अगर हम बाहर से तेल ना भी डालें तब भी कुछ ना कुछ फ़ैट हमारे फीड में रहता है। इसी तरीके से मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन्स और वाटर। ये बेसिक 6 टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पोल्ट्री फीड में या पोल्ट्री न्यूट्रिशन में जिनकी महत्व होता है। तो फ़ैट क्या होता है कि फ़ैट को हम एडिशनल डालते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर पोल्ट्री का राशन फॉर्मुलेशन के बारे में बताया है। लेयर ब्रॉयलर्स के लिए भी बताया है, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ब्रॉयलर के लिए भी मिलेगा और लेयर के लिए भी मिलेगा। तो उसमें मैंने फ़ैट को ऐड करना सिखाया है कि किस तरीके से हम एनर्जी को पूरा करने के लिए फ़ैट को अलग से ऐड करते हैं। लेयर में ज़्यादातर फ़ैट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, मतलब एडिशनल फ़ैट नहीं डाला जाता है, क्योंकि इतनी एनर्जी डेंस डाइट इनकी नहीं होती है। लेकिन फिर भी कई बार ज़रूरत पड़ती है फैटी लीवर के केसेस में, या मुर्गी दाना कम उठा रही है मान लीजिए, तो एनर्जी पूरी करने के लिए हमें फ़ैट एडिशनल देना पड़ता है। लेकिन ब्रॉयलर में तो फ़ैट अलग से या ऑयल अलग से मिलाना ही पड़ता है।
तो ऐड किया जाता है फीड के अंदर, ख़ास तौर से मीट टाइप के जो बर्ड्स होते हैं, ब्रॉयलर वगैरह, उनके लिए। तो ये ओवरऑल एनर्जी के कंटेंट को फैट बढ़ा देता है फीड के अंदर, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और फीड एफिशिएंसी भी बढ़ती है। तो फैट का जो ऑक्सीडेशन होता है ये काफ़ी एफिशिएंट होता है एनर्जी को हासिल करने के लिए। जब फैट ऑक्सीडाइज होता है तो ये खूब सारी एनर्जी को रिलीज़ करता है, मतलब ये लगाइए कि लगभग 2 गुना ज़्यादा एनर्जी निकलती है कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के मुकाबले। तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मिलती है ये। तो ये एनाबॉलिक पर्पस के लिए यूज़ होता है, मतलब बॉडी, शरीर की ग्रोथ के लिए, शरीर में मास और फैट को बनाने के लिए डायरेक्टली इसका फैट का यूज़ होता है। तो फैट एक अहम कंपोनेंट है पूरी डाइट का, पूरे न्यूट्रिशन का, जब हम राशन फॉर्मुलेट करते हैं उसका। क्योंकि एनर्जी क्या है, जैसे मैंने बताया कि फीड का कंपोनेंट है, इसे इंग्रेडिएंट तो नहीं कह सकते, लेकिन ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। जब हम मक्का डालते हैं तो बेसिकली हम उसे एनर्जी के लिए डाल रहे हैं। और बर्ड के अंदर ये टेंडेंसी भी रहती है कि वो अपनी एनर्जी नीड्स फुलफ़िल करने के लिए खाती है, कि जब उसकी एनर्जी नीड्स पूरी हो जाती हैं तो वो दाना खाना बंद कर देती है। तो एनर्जी काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, मतलब कंपोनेंट है फीड का। जैसे सीरियल्स हैं, मक्का है, तो वो आजकल लगभग 23 रुपये किलो, 22-23 रुपये किलो इसका एवरेज प्राइस रहता है। तो इसके साथ साथ जैसे राइस है, बाजरा है, वीट है, वो भी मतलब मेज़ के साथ साथ ही यूज़ होते हैं फीड के अंदर। लेकिन जब मेज़ के प्राइस हाई हैं तो चावल के, ब्रोकन राइस, बाजरा, वीट के प्राइस भी फिर उसी हिसाब से हाई हो जाते हैं। आज के टाइम में ब्रोकन राइस अगर हम देखें तो ये कभी 13-14 रुपये किलो मिलता था, अभी 2-3 साल पहले तक, 2 साल पहले या 1 साल पहले तक। इस टाइम ये भी 22 रुपये से ज़्यादा हो गया है। तो एनर्जी काफ़ी कॉस्टली हो रही है। तो बैलेंस जो एनर्जी होती है हाई एनर्जी डाइट में, जैसे ब्रॉयलर फीड के अंदर, तो उसमें उसे पूरा करने के लिए ऑयल्स को मिलाया जाता है। मान लीजिए फिनिशर का दाना बना रहे हैं तो 3250 किलो कैलोरी एनर्जी हमें चाहिए होती है इसमें। हम किसी भी तरीके से कुछ भी करके हम 3250 तक नहीं ला सकते हैं जब तक हम इसमें 2% तक ऑयल ना मिलाएं। तो ऑयल काफ़ी कॉस्टली रहता है। तो जब कॉस्टली रहता है, जो चीज़ कॉस्टली आती है उसे यूटिलाइज़ करना, उसे इस्तेमाल भी काफ़ी सोच समझ के किया जाता है कि ये कहीं वेस्ट ना हो जाए। तो ये वेस्टेज को रोकने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम इसी वजह से इमल्सिफायर या फैट डाइजेशन की हम बात कर रहे हैं इसमें, कि ये ऑयल जो इतना कॉस्टली है और एनर्जी अपने आप में जो इतनी कॉस्टली है, इसे वेस्ट हम ना होने दें, जिससे हम अपने फीड की कॉस्ट को काफ़ी डाउन भी कर सकते हैं। तो अगर अगर एनर्जी लेवल को देखा जाए, मतलब थोड़ा सा यहाँ डाटा हम देखते हैं, 0.1 मेगाजूल पर केजी जो एनर्जी का चेंज आता है डाइट के अंदर, उससे 2.5 पॉइंट चेंज हम ला सकते हैं एफसीआर के अंदर। अगर इतनी एनर्जी को बढ़ा दिया तो 2.5 एफसीआर बढ़ जाता है, और अगर इतनी एनर्जी को हमने, मतलब ये कम हो गई है, तो इतना ही वो डाउन भी हो जाता है। तो ये अप भी हो सकता है और डाउन भी हो सकता है। तो एनर्जी अगर रिड्यूस होती है 0.1 मेगाजूल के हिसाब से, तो 0.4 ग्राम पर डे का लॉस होता है ग्रोथ के अंदर। तो इतनी, ये काफ़ी मतलब बहुत ही कम मात्रा है एनर्जी की। तो अगर 1 मेगाजूल कम हो रही है तो 4 ग्राम का फ़र्क आ जाता है एक दिन में। तो 30 दिन में आप लगा सकते हैं 120 ग्राम तक का फ़र्क आपको देखने को मिल सकता है अपने बर्ड में। तो फिर वो तभी क्या होता है कि एफसीआर फिर ऊपर चला जाता है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि अगर हम 1% एडिशन फ़ैट का करते हैं तो पैलेट की जो क्वालिटी होती है ना, वो 10% तक कम हो जाती है। तो इस वजह से हम ज़्यादा फ़ैट भी नहीं डाल सकते हैं। तो एक ऑप्टिमाइज़ वे में हमें फ़ैट को मिलाना पड़ता है, ताकि वो मतलब ज़्यादा भी ना हो, पैलेट की क्वालिटी भी ना ख़राब करे, और हमारा फीड भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली ना हो जाए। क्योंकि 10 ग्राम वज़न को गेन करने के लिए लगभग 200 किलो जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट बर्ड को
रहती है। तो एक एक तो थोड़ा सा फीड भी, थोड़ी सी एनर्जी भी कम ज़्यादा करने से हम काफ़ी चेंज या कॉस्ट में और बर्ड की परफॉर्मेंस में काफ़ी चेंज हम ला सकते हैं। तो न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लिपिड, अच्छा 3 चीज़ें हैं, एक ऑयल, फैट और लिपिड, तीनों ना एक ही हैं। यहाँ पर किसी का भी नाम लिया जाएगा तो वो हम एक को ही मानेंगे। तो यहाँ पर लिपिड लिखा है, उसका नंबर, उसका मतलब फ़ैट या ऑयल ही है। तो इसके अंदर ना 3 कंपोनेंट आते हैं, एक ट्राइग्लिसराइड आता है, फॉस्फोलिपिड आता है और स्टेरॉल्स आते हैं। इसके अलावा फ़ैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं, ये अलग ही न्यूट्रिएंट होते हैं लेकिन ये फ़ैट के साथ सॉल्युबल रहते हैं। 2 तरीके के वाइटामिन होते हैं, एक फ़ैट सॉल्युबल और एक वाटर सॉल्युबल। तो राइज कॉस्ट के बढ़ने की वजह से हमें एनर्जी को बहुत ही ऑप्टिमाइज वे में, बहुत ही कैलकुलेटेड वे में यूज़ करना पड़ता है। क्योंकि पिछले कुछ सालों में क्या है कि जो जेनेटिक ग्रोथ हुई है बर्ड की वो काफ़ी हाई है। मतलब हर साल ये लगाइए कि 25 ग्राम का फ़र्क, ब्रीडिंग कंपनियां इतनी तेज़ी से काम कर रही हैं कि 25 ग्राम का फ़र्क ब्रॉयलर में आ रहा है लगभग। तो ब्रॉयलर के वेट में अगर इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो जाहिर सी बात है उसकी न्यूट्रिशन जो नीड है वो भी लगातार बढ़ रही हैं, चेंज हो रही हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि फ़ैट सप्लीमेंट्स का जो रोल है वो आज के टाइम में, आज के पोल्ट्री न्यूट्रिशन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। उसकी कॉस्ट भी बढ़ गई है, पहले 35 केजी तक यूज़ होता था लेकिन अब 20-22 केजी से ज़्यादा यूज़ करने पे कॉस्ट, मतलब अगर इससे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो कॉस्टिंग बहुत भाग जाती है, मतलब ऊपर चली जाती है और ये बेचा नहीं जा सकता है। तो ऐसे में हम क्या करें, जब एक तो वैसे ही कम हो गया है तेल उसके अंदर पड़ना, दूसरा हमें डालना भी कम है कि पैलेट की क्वालिटी वगैरह ख़राब ना हो। तो 20-22 केजी तेल में फिर एनर्जी को कंसंट्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जैसे जैसे फ़ैट मतलब बढ़ते हैं, डाइटरी एनर्जी मतलब हम डालते हैं फीड के अंदर, तो ये डाइटरी एनर्जी डेंसिटी को बढ़ाते हैं जिससे फास्ट ग्रोइंग जो बर्ड्स हैं हमारी, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है और उनकी ग्रोथ में हमें तेज़ी देखने को मिलती है, वो तेज़ी से ग्रो करती हैं। तो एनर्जी के जो फैट्स के अंदर एनर्जी होती है वो लगभग दुगनी होती है कार्ब्स के बनिस्बत। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं जैसे मक्का वगैरह में जो देखने को मिलता है स्टार्च, उसके मुकाबले लगभग दुगना इसके अंदर फ़ैट के अंदर एनर्जी होती है। तो डाइटरी एडिशन जो है फ़ैट का, उसकी कुछ और भी एडवांटेजेस हैं। जैसे एक तो फीड की डस्टीनेस को कम करता है, पार्टिकल सेपरेशन को नहीं होने देता है, मतलब बांध के रखता है एक तरीके से फीड को, खास करके मैश डाइट्स में। पैलेटेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, उसके खाने के जायके को बढ़ाता है, फीड इंटेक उससे अच्छा होता है। फ़ैट सॉल्युबल विटामिन का एक कैरियर बनता है, जो विटामिन ए, डी, ई, के हैं, इनके लिए एक कैरियर की तरह काम करता है। इसके अलावा एसेंशियल फैटी एसिड्स जो होते हैं वो बर्ड को पहुंचते हैं और एक लुब्रिकेशन, फीड मिल में लुब्रिकेशन का भी काम करता है, मतलब पैलेट में भी हेल्प करता है उसके बाइंडिंग में और बनाने में। तो एडिशनली हम सप्लीमेंटल फ़ैट देते हैं बाहर से, कुछ फ़ैट तो इंग्रेडिएंट के अंदर ऑलरेडी होता ही है, कुछ हम बाहर से देते हैं। लेकिन जब हम बाहर से फ़ैट देते हैं तो वो फीड के पैसेज को स्लो डाउन करता है फ़ैट, मतलब उसे धीरे धीरे आंतों के अंदर आगे लेके जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। तो उससे क्या होता है, काफ़ी सारा टाइम मिल जाता है अच्छे डाइजेशन के लिए। मतलब अगर फ़ैट ठीक होगा डाइट में तो ब्रॉयलर कम खाएगा और उसे डाइजेस्ट ज़्यादा करेगा। जब डाइजेस्ट ज़्यादा करेगा तो उसका FCR फिर डाउन जाएगा। तो ये होता है बैलेंस फीड का एक मकसद। तो उसके डाइजेशन का टाइम उसमें, मतलब डाइजेस्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलेगा जब पैसेज स्लो होगा, और एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स का ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ फैटी एसिड होते हैं ऐसे जिन्हें एसेंशियल फैटी एसिड कहा जाता है। एसेंशियल फैटी एसिड का मतलब ये है कि वो पोल्ट्री बर्ड्स के अंदर नहीं बनते हैं, पोल्ट्री उन्हें नहीं बना पाती है। ये यहाँ पे लिखा है अनेबल टू सिंथेसाइज। तो जब पोल्ट्री खुद नहीं बना पाती है, ऐसा है ना कि 4 तरीके के एसिड होते हैं, एक ओलेइक एसिड, लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड। तो यहाँ पर ये
ओलेइक एसिड को छोड़कर ये जो तीनों हैं, ये तीनों ही लगभग एसेंशियल होते हैं। पोल्ट्री इन्हें इतनी मात्रा में, या इतनी मात्रा में क्या, बना ही नहीं पाती है। ओलेइक एसिड से लिनोलेइक एसिड बन जाता है कुछ मात्रा में, लेकिन लिनोलेनिक एसिड तो फिर भी एसेंशियल रहता ही है, जो कि आपको बाहर से ही सप्लीमेंट करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ ऑयल। तो ऑयल के अंदर ये रहते हैं, तो इन्हें डाइट में ही सप्लीमेंट करना पड़ता है। इसके अलावा मतलब एसेंशियल फैटी एसिड के अलावा ये तो उसकी ग्रोथ का पार्ट है, अगर ये नहीं देंगे तो वो इतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। इसके अलावा इम्यूनिटी में इसका बहुत फंक्शन रहता है, फैट्स का, इन वाले फैट्स का। बॉडी ग्रोथ में रिक्वायरमेंट रहती है। अगर ये नहीं होंगे तो एग साइज़ डिक्रीज़ होता है, फर्टिलिटी डाउन हो जाती है, हैचेबिलिटी ठीक नहीं रहती, एग प्रोडक्शन डाउन होता है और छोटे अंडे आने लगते हैं। तो अगर एडिक्वेट सप्लाई हम फैट्स की देते हैं, ऑयल की देते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड की, तो उसमें मिनिमम इंक्लूजन लगभग 10 ग्राम पर केजी फैट का रहता है। 10 ग्राम का मतलब है कि 10 किलो के करीब 1 टन में आपको ऑयल या फैट आपको मिलाना पड़ता है इसमें। तो फ़ैट 3 तरीके के होते हैं। अब तक तो हमने ये देखा कि फ़ैट की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ज़रूरत है, कितना एक्सपेंसिव होता है और फीड इसके बिना नहीं बन सकता। अब इसका थोड़ा टेक्निकल बैकग्राउंड समझ लेते हैं। तो 3 तरीके का फ़ैट मतलब कंपोनेंट होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया भी था। 6 से 8% तक फ़ैट डाइट में दिया जाता है या दे सकते हैं, और 4 से 6% तो फीड इंग्रेडिएंट में ही रहता है। लगभग 2 से 3% तक हम उसे ऑयल के फॉर्म में बाहर से देते हैं। तो ये 3 तरीके के होते हैं। पहला ट्राइग्लिसराइड, दूसरा स्टीरॉल और तीसरा फॉस्फोलिपिड। ये 3 मेन फैट होते हैं, इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन ये 3 मेन रहते हैं जो 95% से भी ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं अपना टोटल फैट में, जो डाइट के अंदर होते हैं। तो ये तीनों के स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ फॉस्फोलिपिड है, अगर आप देखें इसमें तो एक आपको ये गोला दिखाई देगा और इसमें से 2 ये निकली हुई टेल्स इसकी दिखाई देंगी। तो मैं, अगर आपको याद हो तो मैंने पिछली एक कोलिन के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, उसमें फॉस्फोलिपिड के बारे में बताया था। अगर आपने नहीं देखी है तो वो देख लीजिए, उसमें आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ फॉस्फोलिपिड वाली समझ में आ जाएगी। तो फॉस्फोलिपिड होता है, इसके बाद ट्राइग्लिसराइड होता है। तो यहाँ पे ये तो फॉस्फेट ग्रुप है, और ये जो है ऊपर गोला, ये ग्लिसरॉल होता है। ये एक ही नहीं है, तो 3 फैटी एसिड इसमें से निकले हुए होते हैं। तीसरा होता है स्टीरॉल, या जिसे कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। मतलब कोलेस्ट्रॉल स्टीरॉल का ही पार्ट है, और ये कुछ इस तरीके का दिखता है जैसे यहाँ पर दिख रहा है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो जाहिर सी बात है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी रहती है यहाँ पर। तो ये 3 तरीके के हमारे पास फ़ैट हमें देखने को मिलते हैं 3 फॉर्म्स में, ट्राइग्लिसराइड, स्टीरॉल्स और फॉस्फोलिपिड। तो ये हम जानते हैं कि ये जो लिपिड्स होते हैं ये वाटर सॉल्यूबल नहीं होते हैं। हम तेल को पानी में एज सच नहीं घुला सकते हैं, डिज़ोल्व नहीं कर सकते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं, वो एक तो यही पॉइंट है, मतलब फ़ैट डाइजेशन के अंदर अगर हम देखें तो वो पानी के अंदर सॉल्यूबल नहीं है। दूसरा क्या है कि ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं और वो एज सच एब्जॉर्ब नहीं किए जा सकते जब तक उन्हें ब्रेक डाउन ना किया जाए, जब तक उन्हें तोड़ा ना जाए तब तक ट्राइग्लिसराइड एब्जॉर्ब होकर खून में नहीं आते हैं। तो इन दोनों चैलेंजेस को काउंटर करने के लिए एक यूनिक टाइप का डाइजेशन होता है, ठीक है, जिसमें ट्राइग्लिसराइड बाइल के साथ मिक्स होते हैं और दूसरे पैनक्रियाटिक सिक्रीशन मतलब एंजाइम्स होते हैं जैसे लाइपेज, जो ट्राइग्लिसराइड को तोड़ता है। ये ब्रेक डाउन करने का काम लाइपेज करता है, और जब वो छोटा हो जाता है तो फिर उसका इमल्सिफिकेशन होता है और वो डाइजेस्ट होके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है फैट। तो इमल्सिफिकेशन किससे होता है? इमल्सिफिकेशन होता है इमल्सीफायर से। तो इमल्सिफिकेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है फ़ैट के डाइजेशन में। अगर इमल्सिफिकेशन नहीं होगा तो फ़ैट डाइजेस्ट नहीं होगा। तो अगर हम देखें तो हमें एक छोटी सी केमिस्ट्री समझनी पड़ेगी, वो है पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स की। पोलर वो जिनके ऊपर चार्ज होता है
और नॉन पोलर वो जिनके ऊपर चार्ज नहीं होता। तो मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं दुनिया में, तो वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, या फिर उन पे कोई चार्ज नहीं होता। अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है उनके ऊपर तो उन्हें हम पोलर कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे दिख भी रहा है, वाटर मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो इसे पोलर कहा गया। ये इथेन है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये नॉन पोलर हो गया। तो ये बात याद रखें, पोलर जिसके ऊपर चार्ज हैं और नॉन पोलर जिसके ऊपर चार्ज नहीं है, तो ये नॉन पोलर होते हैं। अब एक थंब रूल होता है, इसे आप दिमाग में रखें कि लाइक डिज़ोल्व लाइक। चार्ज वाला चार्ज वाले को डिज़ोल्व करेगा, अपने अंदर मिलाएगा। कहते हैं ना, एक कहावत है, कौवा कौवों में बैठता है, तो जैसा होता है वो वैसे के अंदर ही घुलता है। तो पोलर डिज़ोल्व पोलर और नॉन पोलर डिज़ोल्व नॉन पोलर। तेल को तेल के अंदर मिलाएंगे मिल जाएगा, पानी को पानी के अंदर मिलाएंगे तो मिल जाएगा, लेकिन तेल और पानी को एक साथ मिलाने की कोशिश करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो पोलर कंपाउंड और नॉन पोलर कंपाउंड को अगर हम मिलाने की कोशिश करें, डिज़ोल्व करने की कोशिश करें, जैसे इंटेस्टाइन के अंदर होता है, ऑयल जाता है और पानी रहता है, तो क्या होगा, वो दोनों दो फेजेज़ में इमिसिबल रहेंगे। इमिसिबल का मतलब मिक्स नहीं होंगे। तो अब ये काम होता कैसे है? तो ऑयल को अगर आपको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करना है, क्योंकि जब तक ये डिज़ोल्व नहीं होगा, घुलेगा नहीं, तब तक वो एब्ज़ॉर्ब नहीं हो सकता है, उसके ऊपर एंजाइम काम नहीं करेंगे। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए, इन दोनों के डाइजेशन के लिए कनेक्टिंग मॉलिक्यूल यूज़ होता है, जिससे हम इमल्सिफायर कहते हैं। ये एक तरफ तेल के साथ जुड़ता है और एक तरफ पानी के साथ जुड़ता है, और बीच में एक तरीके से एक बॉन्ड बना लेता है, जिसे हम इमल्सिफायर कहते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में एक ऐसा मतलब पदार्थ जो पानी को फैट के अंदर, तेल के अंदर घुलने में मदद करता है, उसे इमल्सिफायर कहा जाता है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको ये यहाँ पर बताया। तो इमल्सिफायर की ज़रूरत क्या है अगर देखा जाए तो? इसकी ज़रूरत ये है कि जो डाइटरी फ़ैट होता है, जो हम फ़ैट खाते हैं या हमारी मुर्गी खाती है, तो वो सीधा पानी के अंदर चला जाता है, क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर खूब सारा पानी है। और कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब तब तक नहीं हो सकती जब तक वो पानी में घुलनशील ना हो। आंतों के अंदर जो पानी है, इंटेस्टाइन के अंदर जो पानी है, जब तक कोई चीज़ उसके अंदर घुलेगी नहीं, तब तक वो एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो ज़रूरी यह है कि मतलब एब्जॉर्ब होने के लिए ज़रूरी यह है कि सबसे पहले वो पानी में घुले। जब पानी में घुलेगी तो एंजाइम उस पर काम करेंगे। तो यहाँ पर एक यूनिक प्रोसेस देखने को मिलता है, जिससे क्या होता है कि ये पानी के अंदर पहले घुलता है, तेल, ऑयल और वाटर का एक मिक्सचर बनता है, जो कि आपस में मतलब घुल जाता है एमल्सिफायर की वजह से। फिर उस पर एंजाइम लाइपेज काम करता है। जब लाइपेज काम करेगा तो वो फ़ैट को छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है। यहाँ पर डायग्राम भी बना हुआ है, अगर आप देख सकें। ये तो बीच में फ़ैट है, ये जो आपको दिख रहा है ये ट्राइग्लिसराइड है, और ये लाइपेज है, ये पिंक कलर का, और ये सब जो हैं ये बाइल सॉल्ट्स हैं। ये हरे वाले जो आपको दिख रहे हैं ये सब बाइल सॉल्ट्स हैं। तो ये एक घेरा सा बना लेते हैं फ़ैट के चारों तरफ। जब ये घेरा सा बना लेते हैं तो इसे अलग कर देते हैं फ़ैट को, मतलब बीच में फ़ैट आ जाता है, चारों तरफ बाइल सॉल्ट्स आ जाते हैं। तो बाइल सॉल्ट्स क्या हैं? बेसिकली ये नेचुरल इमल्सिफायर हैं। तब जब ये अलग हो जाते हैं तब लाइपेज को मौका मिलता है कि इसके ऊपर जाके काम करे और इसे तोड़ दे। तो बाइल जो है वो एक नेचुरल इमल्सिफायर है। इमल्सिफायर का मतलब भी बताया, जो तेल को पानी में घोलने में मदद करता है। तो ये लीवर के अंदर बनता है, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। एल्कलाइन सॉल्यूशन है, इसके अंदर बाइल सॉल्ट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन और बाइलिरुबिन वगैरह रहते हैं। तो फैट आता है यहाँ से, बाइल सॉल्ट्स होते हैं, बाइल सॉल्ट्स इसे घेर लेते हैं। घेर के फिर क्या होता है कि इसका डाइजेशन होता है और छोटे छोटे माइसिलीज बन जाते हैं। अब ये जो माइसिलीज है ना, इनका बहुत ज़बरदस्त रोल है। इनका शेप, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, ये सब चीज़ें ही डिसाइड करती हैं कि फ़ैट कैसा डाइजेस्ट हो रहा है या और कैसे ये एब्ज़ॉर्ब होगा और कितनी एफिशिएंसी से हम इसे यूज़
कर सकते हैं। तो माइसलीज का जो स्ट्रक्चर है, ये छोटे छोटे जो आपको ये दिख रहे हैं, ये माइसलीज कहलाते हैं। फैट बड़ा था, उसे पानी के अंदर आया, वो बाइल सॉल्ट्स ने अपना काम किया, उसे इमल्सिफाई करके छोटी छोटी गोलियां बना दी। फिर ये और डाइजेस्ट हुआ, इसके ऊपर और मतलब वर्क हुआ, और बाइल सॉल्ट्स यूज़ हुए, छोटे छोटे माइसलीज को बना दिया। तो फैट अब इन छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में है जो यहाँ पर दिख रहे हैं। अब इन्हें ट्रांसपोर्ट करना इंटेस्टाइन से काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये जो नेचुरल इमल्सिफायर होता है, ये फ़ैट के इमल्सिफिकेशन के लिए, उसे छोटा करने के लिए ज़रूरी होता है। तभी लाइपेज और कोलाइपेज इसमें काम कर पाते हैं। जैसे दिखाया था ना, ये बाइल सॉल्ट्स फ़ैट को घेर लेता है, पानी से अलग कर देता है, और यहाँ पर ये लाइपेज है। फिर ये लाइपेज ट्राइग्लिसराइड्स पे वर्क करता है और इन्हें तोड़ के छोटा कर देता है। तो पैनक्रियाटिक लाइपेज इसके ऊपर काम करता है। तो ये छोटे छोटे रहते हैं और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फिर एब्जॉर्ब हो जाता है इंटेस्टाइन के अंदर। तो सिंपल सी एक अंडरस्टैंडिंग हमारी क्या बनी, वो ये बनी कि बाइल सॉल्ट्स आते हैं लीवर से, वो फैट को इमल्सिफाई करते हैं और माइसलीज बना लेते हैं। अब माइसलीज के अंदर पैनक्रियाटिक लाइपेज पहुंचता है और ट्राइग्लिसराइड्स को तोड़ देता है, उसके ऊपर काम करता है, एक्ट्स ऑन ट्राइग्लिसराइड इन दी माइसलीज। तो जितनी छोटी माइसली होगी उतना अच्छा लाइपेज काम करेगा, क्योंकि छोटी माइसली होगी तो उसके अंदर कम लिपिड के मॉलिक्यूल होंगे, फैट के मॉलिक्यूल होंगे, तो एंजाइम को ज़्यादा अच्छे से काम करने का मौका मिलेगा, तो डाइजेशन भी उतना ही अच्छा होगा, ज़बरदस्त होगा। तो यहाँ पर आपको ये फ़ैट का ग्लोब्यूल दिख रहा है, और ये जो हैं ये दो बाइल एसिड्स हैं, ये फ़ैट के मॉलिक्यूल को घेर लेते हैं, उसके ऊपर चिपक जाते हैं, और इमल्सिफाइड ड्रॉपलेट इन्हें कहा जाता है। तो ये जो बाइल सॉल्ट्स हैं, ये अंदर वाला पार्ट इनमें, इनका फ़ैट में या तेल में घुलनशील होता है, और बाहर वाला पानी के अंदर। तो ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इमल्सिफाइड ड्रॉपलेट्स होती हैं, इनके ऊपर एंजाइम कोलाइपेज लाइपेज काम करता है और छोटे छोटे माइसलीज बना लेता है। अब ये माइसलीज फिर एब्जॉर्ब होते हैं। तो माइसलीज का बनना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है, जितना छोटा बनेगा उतना अच्छा फैट का डाइजेशन होगा। होता क्या है कि जैसे चूज़े हैं, चिक्स वगैरह हैं, इनके अंदर बाइल सॉल्ट्स, जो नेचुरल बाइल अभी बताया आपको, वो इतना ज़्यादा नहीं बन पाता है। बाइल नहीं बन पाता, फैट इमल्सिफाई नहीं होता, वो उसकी बीट में निकल के ख़राब चला जाता है। तो यही एक कंसेप्ट है कि हम बाहर से फिर मतलब एक्सटर्नल सप्लीमेंटेशन करते हैं इमल्सिफायर का। तो ये देख सकते हैं आप, ये लार्ज लिपिड ड्रॉपलेट है, फैट है ये, या ऑयल कह सकते हैं इसे आप। तो ये बाइल सॉल्ट्स के साथ मिलके छोटी छोटी माइसलीज बना लेती है, फिर पैनक्रियाटिक लाइपेज इसके ऊपर काम करता है और इसे छोटे छोटे मोनोग्लाइसराइड फैटी एसिड में तोड़ देता है। वो अंदर चले जाते हैं, जब टूट जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, यहाँ पर जाकर दोबारा से ये ट्राइग्लिसराइड बन जाते हैं, या फैटी एसिड जो है वो प्रोटीन के साथ बाउंड हो जाता है, और यहाँ पर ट्राइग्लिसराइड दोबारा से सिंथेसाइज होते हैं, काइलोमाइक्रोन्स बनते हैं, और ये इंटेस्टाइन में, ब्लड के अंदर। तो ये सिंपल सा यहाँ पर हमने इसका डायग्राम या डाइजेशन। अब यहाँ पर ये एक रिसर्च है, आप देख सकते हैं कि बाइल सॉल्ट्स का ही सप्लीमेंटेशन डायरेक्टली किया गया फैट मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए। तो इतना बाइल एसिड नहीं निकल पाता है, या बाइल सॉल्ट्स नहीं इतने जनरेट हो पाते हैं, ख़ास तौर से चिक्स में, और पोल्ट्री के अंदर भी, ख़ास तौर से चिक्स के अंदर, और पोल्ट्री में भी इतने नहीं हो पाते। तो इनसफिशिएंट प्रोडक्शन होता है पोल्ट्री के अंदर बाइल सॉल्ट्स का। तो उससे क्या होता है कि इमल्सिफिकेशन नहीं होता प्रॉपर पानी की, और पानी के अंदर फैट घुलनशील नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से डाइजेशन पुअर होता है, और एनर्जी एक तरीके से वेस्ट हो जाती है। मतलब जो फैट एब्जॉर्ब होकर एनर्जी देने वाला था या देनी चाहिए थी उसे, वो बीट के ज़रिए से बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब ही नहीं होता है। तो यहाँ पर इमल्सिफायर का सप्लीमेंटेशन बाहर से देना हेल्पफुल होता है, क्योंकि तेज़ी के साथ पहले
मतलब बर्ड जो थी वो इतनी ग्रोइंग नहीं थी। वो आजकल क्या है कि 33 डेज़ में वो 2 kg की हो रही है। अब टारगेट जो है इनके वो 30 डेज़ होने वाले हैं, इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ऐसे में जो सिक्रीशंस होते हैं, मतलब बॉडी वो तो लिमिटेड ही है ना। जो पैनक्रियाटिक सिक्रीशन हो रहे हैं, एंजाइम सिक्रीशन हो रहे हैं, वो तो इतने तेज़ नहीं है। बस मसल्स ग्रोथ तेज़ी के साथ हो रही है। तो इन चीज़ों का सप्लीमेंटेशन पहले के मुकाबले इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस अब हो गया है, हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसी वजह से फिर वो क्वालिटी को भी देखा जाता है कि कौन सी क्वालिटी के एमल्सीफायर बेस्ट हैं मार्केट में, क्योंकि नई नई रिसर्च होते हैं, नए नए प्रोडक्ट आते रहते हैं। तो बाइल सॉल्ट्स तो एक नेचुरल इमल्सीफायर हो ही गए हैं, मतलब होते ही हैं। लेकिन कुछ और भी इमल्सीफायर्स होते हैं जो कि फीड के अंदर या न्यूट्रिशनली जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो क्या उनसे होते हैं, वो फॉस्फोलिपिड और लाइसोफॉस्फोलिपिड्स होते हैं। ये क्लास होती है इमल्सीफायर की। इमल्सीफायर के अंदर फॉस्फोल या कोई भी मतलब इमल्सीफायर हो, फॉस्फोलिपिड हो या बाइल सॉल्ट हो, उसके अंदर एक हाइड्रोफिलिक हेड रहता है और एक हाइड्रोफोबिक टेल रहती है। हाइड्रो का मतलब होता है पानी और फोबिक का मतलब होता है दूर होना या डरना उससे। होता है ना कि फोबिया है, हाइट का फोबिया है, अंधेरे का फोबिया है, मतलब उससे डर लगता है, उससे दूर भागता है वो। तो हाइड्रो पानी से दूर भागना, तो वो कौन होता है, वो होता है हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वो ऑयल में या फैट में घुलनशील होगा। फिर इसी तरीके से हाइड्रोफिलिक, फिलिक का मतलब होता है लविंग, मतलब उसकी नज़दीक जाता है। तो हाइड्रो का मतलब हो गया पानी, तो पानी के जो नज़दीक जाएगा या पानी से जो प्यार करेगा उसे हम वाटर में घुलनशील मानेंगे। तो दो चीज़ें हो गई हैं, एक हाइड्रोफोबिक फिलिक हो गया है जो कि पानी से प्यार करता है, पानी की तरफ भागता है, और एक हाइड्रोफोबिक होता है जो कि पानी से दूर भागता है। तो जो टेल्स होती हैं एमल्सीफायर की वो तो हाइड्रोफोबिक होती हैं क्योंकि वो फ़ैट की बनी हुई होती हैं, तो फ़ैट में ही घुलनशील होंगी। हाइड्रोफिलिक हेड जो होते हैं ये पोलर, एक टाइप से पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे ये यहाँ पर दिख रहा है फॉस्फोटिडाइल कोलिन, ये क्या है, एक तरीके से इमल्सीफायर है। फिर मैं वही कहूँगा आपसे कि आप कोलिन वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसके अंदर इसके बारे में अच्छे से बताया गया है। तो ये फॉस्फोटिडाइल कोलिन है, और ये जो दो आपको जिगजैग ये चेन दिख रही हैं ये बेसिकली फैटी एसिड है। फैटी एसिड यहाँ पर फॉस्फेट मॉलिक्यूल से जाके जुड़ा, फॉस्फो और लिपिड, ये फैट हैं तो इन्हें लिपिड कहा गया, तो ये इस तरीके से फॉस्फोलिपिड बना। अब फॉस्फोलिपिड में एक और मॉलिक्यूल आके जुड़ जाता है जिसे हम कोलिन कहते हैं, तो ये फॉस्फोटिडाइल कोलिन बन जाता है। तो ये जो हेड है, ये वाला पार्ट, ये तो हाइड्रोफिलिक है, और ये वाला जो पार्ट है फैट वाला जिसके अंदर फैटी एसिड चेन है, ये हाइड्रोफोबिक है। फैट से प्यार करता है, पानी से दूर भागता है। ये वाला पार्ट, ये पानी से प्यार करता है और फैट से दूर भागता है। तो ये एक स्ट्रक्चर और एक केमिस्ट्री हमें समझ में आ गई, किसकी, इमल्सीफायर की। तो इसे और टेक्निकली एक उस पे नापा जाता है, एक स्केल के ऊपर नापा जाता है जिसे हम HLB वैल्यू कहते हैं। HLB वैल्यू का मतलब वही हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक, मतलब जो फैट से प्यार करे, जो पानी से प्यार करे। तो हाइड्रोफिलिक और लाइपोफिलिक बैलेंस को इसमें देखा जाता है। तो ये बैलेंस जो होता है, इनकी जो एक्टिविटी होती है दो मीडिया के अंदर, वाटर और फैट के अंदर, उन्हें नापा जाता है, और ये वेरी करती हैं 0 से 20 के स्केल पर। अगर कोई इमल्सीफायर मतलब ऐसा है कि वो आधा पानी में घुलनशील है और आधा फैट में, तो उसकी वैल्यू होगी 10। तो ये जो रिलेशनशिप होता है फैट और वाटर सॉल्युबल पार्ट्स का, अगर उसके अंदर मान लीजिए हाइड्रोफिलिक पार्ट बढ़ा दिया जाए तो वो इधर की तरफ आ जाएगा, और अगर हाइड्रोफोबिक पार्ट पर बढ़ा दिया जाए तो वो इधर की तरफ आ जाएगा, मतलब जैसे ये एरो में दिख रहा है। तो हमें क्या होता है, हमें क्या चाहिए होता है, जो भी
आइडियल इमल्सीफायर होते हैं, जो जिन्हें न्यूट्रिशनल इमल्सीफायर या फीड इमल्सीफायर के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं, उनमें ज़्यादा पार्ट हाइड्रोफिलिक होना चाहिए और कम पार्ट लाइपोफिलिक होना चाहिए। मतलब ये वाला पार्ट कम हो और ये वाला पार्ट ज़्यादा हो, तो वो ज़्यादा अच्छे इमल्सीफायर होते हैं। तो ये लोग करते क्या है ना, जो कंपनियां बनाती हैं इमल्सीफायर, वो लेसिथिन को लेती हैं। बेसिकली ये सोया में से निकलता है मॉलिक्यूल, ये फॉस्फेटिडाइल कोलिन को लेसिथिन भी कहा जाता है। तो ये बेसिकली लेसिथिन होता है, और इसे फॉस्फेटिडाइल कोलिन को अगर तोड़ दिया जाए तो लाइसोलेसिथिन बन जाता है। मतलब इसके अंदर ये दो वो है ना चेन्स हैं, एक ये है और एक ये है। तो ये दो चेन में से अगर एक को तोड़ दिया, जैसे फॉस्फोलिपिड है, एक चेन को तोड़ दिया, यहाँ पे एक ही चेन रह गई, तो ये लाइसोफॉस्फोलिपिड है। तो इन दोनों का मिक्सचर यूज़ किया जाता है बेसिकली एज ए इमल्सीफायर। तो इनका ऑप्टिमम रेशो जो होता है, अगर हम खाली मान लो फॉस्फोलिपिड को यूज़ करेंगे, ये भी इमल्सीफाई कर देगा, लेकिन इतना अच्छा नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके अंदर फैट वाला कंटेंट ज़्यादा है। तो एक फैटी एसिड चेन को तोड़ दिया जाता है, इसे लाइसोफॉस्फोलिपिड बना लिया जाता है, और इनका ऑप्टिमम रेशो यूज़ किया जाता है इमल्सीफायर को बनाने में। तो वो एक आइडियल इमल्सीफायर बन के आता है, जो पानी में ज़्यादा घुलनशील होता है, फैट में कम होता है। इसी वजह से वो ऑयल इन वाटर इमल्शन, क्योंकि इंटेस्टाइन में पानी पहले से है, तेल जा रहा है बाहर से, तो ऑयल इन वाटर इमल्शन उससे बहुत अच्छा बनता है। और जितना अच्छा इमल्शन बनेगा उतना अच्छा फ़ैट का डाइजेशन होगा। तो जो बाहर से इमल्सीफायर मिलते हैं, लोग बेचते हैं, जैसे जुबिडॉल है जुबिलिएंट कंपनी का, तो वो इसी तर्ज पर बना हुआ है। मतलब उसके अंदर लाइसोफॉस्फोलिपिड और फॉस्फोलिपिड और ये सब चीज़ें एक प्रॉपर रेशो में रखी जाती हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इमल्सिफिकेशन हो और फिर अच्छे से उसका डाइजेशन हो। तो यहाँ पर एक और पॉइंट आता है, क्रिटिकल माइसिलर कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब ये है कि जो भी इमल्सीफायर है, जैसे सोडियम डोडिसिल सल्फेट है, 8 यूनिट चाहिए होता है एक पर्टिकुलर उसे इमल्सीफाई करने के लिए। ऐसी डीऑक्सीकोलेट जो बाइल सॉल्ट होते हैं, ये 4 के करीब चाहिए होते हैं, 4 यूनिट के करीब एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन को इमल्सीफाई करने के लिए। लेकिन जो लाइसोफॉस्फेटिडाइल कोलिन होता है, ये 0.02 से 0.2 यूनिट में ही अपना काम कर देता है। तो बहुत ही कम क्वांटिटी में ये इसे इमल्सीफाई कर देता है। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है ये कि ये बिना उसके यूज़ किया गया है, मतलब यहाँ इमल्सीफायर नहीं था, और ये जब इमल्सीफायर डाला और इसे शेक किया तो ये अच्छे से घुल गया। तो इसका जो सबसे बड़ा विजिबल बेनिफिट है ना, वो एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन का है। अगर आप फीड बनाते हैं और आपको थोड़ी सी भी समझ है एनर्जी की, तो आप बहुत मतलब उसमें चमत्कार कर सकते हैं अपनी पोल्ट्री की परफॉर्मेंस में। क्योंकि एनर्जी एक कंपोनेंट है, मतलब प्रोटीन डाइजेस्ट होगा वो एनर्जी देगा, स्टार्च डाइजेस्ट होगा वो एनर्जी देगा, फैट डाइजेस्ट होगा वो एनर्जी देगा। जो भी चीज़ पहुंचेगी उससे एनर्जी ही मिलेगी। और होता क्या है ना पोल्ट्री में, ये जो एनर्जी होती है जिसे एपरेंट मेटाबोलाइजेबल एनर्जी कहते हैं, ये एडिटिव नहीं होती है। हर बार ये एडिटिव नहीं होती है। हालांकि हम क्या करते हैं, जब राशन बनाते हैं, फीड बनाते हैं, तो हम क्या करेंगे कि मक्का के अंदर से मान लो मेज़ के अंदर से हमें मिली 300 किलो कैलोरी, सोया डीओसी के अंदर से हमें मिली 50, और फैट के अंदर से हमें मिली 20, तो हम सीधा सीधा जोड़ के 370 कर देते हैं। जबकि ऐसा बायोलॉजिकल सिस्टम में नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन हम अपनी कन्वीनियंट के लिए, फार्मूला बनाने के लिए ऐसा कर लेते हैं। ये चीज़ जो होती है ना, ये एक दूसरे के प्रति इंटरेक्शन से डेवलप होती है। हो सकता है फाइबर ज़्यादा हो डाइट में, आपने खूब सारा DDGS इस्तेमाल कर लिया, DORB इस्तेमाल कर लिया, अब ये रिलेटिव जो इनकी एनर्जी है वो डाउन हो जाएगी। ये 300 की जगह 250 ही रह जाएगी, ये 40 रह जाएगी, और ये और कम हो जाएगी, है ना। अगर आपने कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल की जिसने किसी का भी डाइजेशन बढ़ा दिया, तो ये रास्ते से, क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर कुछ ही मतलब रास्ते हैं जिससे कोई भी चीज़ अंदर जाएगी। तो पहले स्टार्च डाइजेस्ट होता है, वो तुरंत ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, अंदर चला जाता है। फिर प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, फिर फैट डाइजेस्ट होता है। अब फैट आपने डाला खूब सारा, तो इसने पैसेज को स्लो कर दिया।
जब पैसेज को स्लो किया तो स्टार्च को डाइजेस्ट होने के लिए भी खूब टाइम मिल गया, प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में भी के लिए भी खूब टाइम मिल गया, और ये तो धीरे धीरे फैट तो अंदर जा ही रहा है। तो एपरेंट जो एनर्जी है, मेटाबोलाइजेबल एनर्जी है, फैट उसे बढ़ा देगा, बशर्ते वो इमल्सीफाई हो रहा हो। तभी तो डाइजेस्ट होगा ना, जब इमल्सीफाई अच्छी तरीके से होगा। और इमल्सीफाई करने के लिए इमल्सीफायर उसके पास है नहीं, जैसे चिक्स में होता है कि हम खूब सारा उसे एनर्जी तो दे देते हैं, मतलब लेकिन अगर उसके अंदर बाइल सॉल्ट पूरे नहीं है तो वो एनर्जी उसे मिल नहीं पाती है। तो अल्टीमेटली हमें यही देखना होता है कि जो एनर्जी है फीड की उसे ऑप्टिमाइज़ करना है। तो खाली ये नहीं है कि हमने मैट्रिक्स वैल्यू ले ली और उसे उसके अंदर डाल दिया, एडिशनल बेनिफिट्स भी हमें इस काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो इमल्सीफायर क्या करता है, रिड्यूस करने में हेल्प करता है, जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना उनकी कॉस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अगर आपने 250 ग्राम इमल्सीफायर मिलाया है, मान लीजिए आप ज्यूबिडोल लेके आते हैं और उसे मिलाते हैं, तो ये जो है 50 ग्राम, ये लगभग 50 रुपये, 250 ग्राम 50 रुपये का पड़ेगा। मान लीजिए 200 रुपये किलो या 250 रुपये किलो है तो, और ये लगभग 100 किलो कैलोरी एनर्जी इसकी सेव कर लेगा। 100 किलो कैलोरी एनर्जी का मतलब ये है कि लगभग 1 रुपये का इसमें फ़र्क आपको देखने को मिलेगा इस टाइम। क्योंकि ये क्या करेगा, 36 किलो के करीब मेज़ को रिप्लेस करेगा, 12 किलो के करीब ऑयल को रिप्लेस करेगा, 250 ग्राम इमल्सीफायर, क्योंकि उसके डाइजेशन को बढ़ा देगा। तो इसी तरीके से जब इतनी एनर्जी रिप्लेस हो जाएगी, 36 किलो मक्का अगर 20 रुपये के हिसाब से भी अगर आप लगाएं इस समय से, तो 36 दूनी 72, 720 रुपये का फ़र्क तो यहीं आ गया। और इतना ही ऑयल भी आपका, ये मतलब या तो ऑयल आप इतना कम कर सकते हैं या मेज़ इतनी कम कर सकते हैं। तो एडिशनल बेनिफिट जो होते हैं फ़ैट सॉल्यूबल उसके, वो विटामिन एब्जॉर्प्शन भी होता है। इसके अलावा इमल्सीफायर जो अपने आप में भी वो फ़ैट मॉलिक्यूल है और वो भी अंदर जा रहा है, तो वो एडिशनल फ़ैट भी प्रोवाइड कर रहा है, कोलिन भी प्रोवाइड कर रहा है। ये जिस फ़ैट को बचा रहा है वो तो बचा ही रहा है, मतलब 12 किलो, लेकिन ये अपने आप में भी फ़ैट ही तो है। इमल्सीफाई करेगा फिर अंदर चला जाएगा, वहाँ पे जाके यूटिलाइज़ हो जाएगा, कोलिन को भी अपने साथ लेके जाएगा। तो इसी तरीके से लगभग 70 पैसे से 1 रुपया पर केजी कॉस्ट को इसमें डाउन किया जा सकता है, फ़ैट के मतलब उसे। इसके अलावा जब इमल्सीफायर वगैरह डालते हैं तो पैलेट क्वालिटी को भी ये इम्प्रूव करता है और पैलेट की स्टेबिलिटी वगैरह को भी बढ़ाता है। क्योंकि जब ऑयल कम हो जाएगा, जैसे मैंने पहले बताया था कि ऑयल अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो पैलेट की क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी वगैरह वो डाउन हो जाती है। अगर हम इमल्सीफायर यूज़ करेंगे तो इमल्सीफायर की कुछ इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक होती हैं कि वो पैलेट को इम्प्रूव करता है, साथ साथ ऑयल को भी कम करेगा, तो उससे भी पैलेट की क्वालिटी इम्प्रूव होगी। तो दोस्तों ये था इमल्सीफायर्स के बारे में, इमल्सिफिकेशन, इमल्सीफायर, फ़ैट डाइजेशन के बारे में। पोल्ट्री से रिलेटेड कोई भी एडवाइस आपको लेनी हो या फॉर्मूलेशन आपको बनाना हो, तो आप नीचे एक लिंक दिया गया है हमारे इसमें डिस्क्रिप्शन में, जब आप डिस्क्रिप्शन को देखेंगे तो उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप पर आप लैंड होंगे और वहाँ पर आप हमारे साथ डिस्कस इसके बारे में कर सकते हैं। तो फीड फॉर्मूलेशन पोल्ट्री का हम प्रोवाइड करते हैं, बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।